अरे, तुम्हें पता है, वो जो पुराने गानों वाला कैफे है ना, उसकी मालकिन कहते हैं कि अगर तुम उसे 5 शून्य रुपये और दो तो वो शटर गिराकर वो सब भी करती है। दोस्त के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरे हाथ से शराब का गिलास लगभग छूटते छूटते बचा। मेरा दिमाग चकरा गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सौम्य और सुलझी हुई दिखने वाली मालकिन क्या सच में पैसों के लिए अपना शरीर बेचती है? लेकिन उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था। वो अफवाह मेरे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली एक अविश्वसनीय घटना की शुरुआत थी, एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उस छिपी हुई सच्चाई को मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कृपया वीडियो के नीचे दाईं ओर सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा दें। ये बिल्कुल मुफ्त है। मैं इस साल 65 वर्ष का हो गया हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में अकेला रहता हूँ और कुरियर डिलीवरी का काम करता हूँ। हर दिन भारी सामान उठाने के कारण मेरी कमर और घुटनों में दर्द रहता है, लेकिन मैं ये काम छोड़ नहीं सकता। घर का खर्च भी है और खाली घर में अकेला बैठना मुझे काटने को दौड़ता है। 5 साल पहले कैंसर से मेरी पत्नी के गुजर जाने के बाद से, सच कहूं तो, हर एक दिन पहाड़ जैसा लगता है। मेरी एक ही बेटी है जो दिल्ली में रहती है, लेकिन अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्त है कि फ़ोन भी कम ही करती है। जिस दिन काम नहीं होता, उस दिन घर पर अकेला मैगी या खिचड़ी बनाकर खा लेता हूँ और एक पेग विस्की के साथ टीवी देखकर समय काटता हूँ। जब उससे भी जी घबराने लगता है, तो बाहर निकलकर टहलने लगता हूँ या मोहल्ले का एक चक्कर लगा लेता हूँ। लेकिन मिलने वाला कोई खास है नहीं और न ही किसी से बात करने को कुछ होता है, इसीलिए जल्दी ही घर वापस आ जाता हूँ। इस नीरस जिंदगी में अगर मुझे किसी चीज़ का शौक था, तो वह था गाना। जवानी के दिनों से ही मुझे गाने का बहुत शौक रहा है। जब भी मैं उदास होता या मन भारी होता, मैं हजरतगंज की गलियों में बने एक छोटे से म्यूजिकल रेस्टोरेंट कैफे में चला जाता था। वहां अकेले एक बियर मंगाकर अपने पसंदीदा पुराने गाने गुनगुनाते हुए समय बिताना ही अब मेरी दिनचर्या थी। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह वहां गया था। वह गली के अंदर स्थित एक छोटा सा आरामदायक रेस्टोरेंट था, जिसकी मालकिन बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वे लगभग 60-62 वर्ष की एक शालीन महिला थीं, जो हमेशा साफ सुथरी साड़ी पहने और चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान लिए स्वागत करती थीं। आज भी अकेले आए हैं? मालकिन ने काउंटर से बड़े प्यार से पूछा। उनकी आवाज में बहुत नज़ाकत थी। जी, बस थोड़ा सुकून के लिए गाने सुनने चला आया, मैंने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए जवाब दिया। सच कहूं तो अकेला शब्द सुनकर मुझे खुद पर ही दया आ गई थी। 3 नंबर वाली मेज पर बैठ जाइए। आज ज्यादा भीड़ नहीं है, तो शांति रहेगी। आराम से बैठिए। उनकी खिली हुई मुस्कान देखकर न जाने क्यों मेरे दिल को इतनी तसल्ली मिली। मुझे लगा, मेरे जैसे इंसान को देखकर भी कोई इतना मुस्कुरा सकता है? ये बात मेरे दिल को इतनी क्यों छू रही है? मैंने मेज पर बैठकर बियर मंगवाई और बैकग्राउंड में बज रहे मोहम्मद रफ़ी के गानों के साथ धीमे सुर में गुनगुनाने लगा। बहारों फूल बरसाओ जैसे गाने गाते हुए मुझे अपनी पत्नी की याद आने लगी और अपनी जवानी के दिन याद आ गए। लेकिन उस दिन अजीब बात यह थी कि बार बार मेरा ध्यान उस मालकिन की ओर जा रहा था। उनकी वह गर्मजोशी भरी मुस्कान मेरे दिमाग में घूम आई रही थी। शायद इसलिए कि बहुत समय बाद किसी ने मेरा इतने अच्छे से स्वागत किया था। जब मैं जाने लगा, तो मालकिन काउंटर पर अकेले हिसाब किताब कर रही थी। आप बहुत अच्छा गाते हैं। आपकी आवाज़ में बहुत दर्द और गहराई है, उन्होंने कहा। अरे, सच में? जवानी में गाने का बहुत शौक था, मैंने शर्माते हुए कहा। बस, उस दिन के बाद मैं उस रेस्टोरेंट में अक्सर जाने लगा। हफ्ते में 3-4 बार तो हो ही जाता था। हर बार मालकिन मेरा स्वागत करती और न चाहते हुए भी मेरी उनसे बातें लंबी होने लगी। आप किस तरह के गाने पसंद करते हैं? एक दिन मालकिन ने काउंटर पर पूछा। मैं ज्यादातर पुराने नगमे पसंद करता हूँ। किशोर कुमार और मुकेश के गाने मुझे बहुत भाते हैं, मैंने बताया। अरे वाह, मुझे भी वही दौर पसंद है। खासतौर पर मुकेश जी के दर्द भरे नगमे तो दिल को छू लेते हैं। ये जानकर कि उन्हें भी संगीत का शौक है, मुझे उनसे और अपनापन महसूस हुआ। उस दिन से हम अक्सर संगीत और पुरानी फिल्मों पर बातें करने लगे। मालकिन वाकई बहुत ही सलीकेदार और गरिमामय महिला थी। उनकी बोली बहुत मीठी थी और वह हमेशा अपने बालों का जूड़ा बनाकर बहुत व्यवस्थित रहती थी। कुछ हफ्ते बीतने के बाद मुझे मालकिन से बात करने में बहुत आनंद आने लगा। मैं वहां गाने सुनने जाता था, लेकिन असल में अब मैं उनसे बात करने जाने लगा था। आज फिर अकेले आए हैं, मालकिन हंसते हुए कहती, तो मैं भी सहजता से जवाब दे देता।
जी, घर पर अकेले रहने से तो यहाँ अच्छा लगता है। मैं समझती हूँ, अकेले रहने पर घर काटने को दौड़ता है। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। उनकी यह बात सुनकर न जाने क्यों मेरा दिल भर आया। मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ, और इसी एहसास ने मुझे उनसे भावनात्मक रूप से जोड़ दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे एक चौंकाने वाली अफवाह सुनने को मिली। अरे, तू आजकल हजरतगंज वाले उस रेस्टोरेंट में बहुत जाता है ना? मोहल्ले के एक बार में मेरे दोस्त सुरेश ने मुझे रोकते हुए पूछा। हाँ, कभी कभी जाता हूँ, मैंने कहा। उस रेस्टोरेंट की जो मालकिन है ना, वो मर्द ग्राहकों को अपना शरीर भी बेचती है। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं हैरान रह गया। सुरेश ने इधर उधर देखा और आवाज धीमी करते हुए कहा, अगर कोई मर्द ग्राहक देर रात तक अकेला रुकता है, तो वो उसके साथ बैठकर शराब पीती है और कुछ पैसे हाथ में थमा दो, तो वो सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। कितना बताया था किसी ने? शायद 5 शून्य या 8 शून्य रुपये में मान जाती है। बिल्कुल बकवास है। फालतू की अफवाहें मत फैलाओ। मैंने तुरंत विरोध किया, लेकिन मेरे मन के किसी कोने में एक शक पैदा हो गया था। ये अफवाह नहीं है। अपने शर्मा जी भी यही कह रहे थे। किसी ने उसे देर रात ग्राहक के साथ बाहर जाते देखा है। उस पल मेरा दिल बैठ गया। हमेशा सलीके से रहने वाली, साफ सुथरी और प्यारी मुस्कान वाली मालकिन क्या जिस्मफरोशी करती हैं? क्या सच में वो ऐसा काम करती हैं? क्या मेरे साथ उनकी वो सारी अच्छी बातें और नेकी सिर्फ एक दिखावा थी? क्या वो मुझसे भी इसी उम्मीद में बात करती थी? घर लौटते समय मेरे दिमाग में बस यही सवाल घूम रहे थे। मालकिन की वो खिली हुई मुस्कान बार बार याद आ रही थी, लेकिन अब वो मुस्कान भी मुझे संदिग्ध लग रही थी। कई दिनों तक मैं उस रेस्टोरेंट की तरफ नहीं गया। जाने का मन तो था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं मालकिन को किस नज़र से देखूं। यह भी लग रहा था कि कहीं मैं कोई सीधा साधा बेवकूफ़ तो नहीं जिसे कोई भी ठग ले। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन पर शक करने के बावजूद मुझे उनकी याद आ रही थी। काउंटर पर उनकी वो मुस्कान मुझे बार बार याद आती। आखिरकार, एक हफ्ते बाद मैं फिर वहां गया। मालकिन ने हमेशा की तरह खुश होकर मेरा स्वागत किया। बहुत दिनों बाद आए आप? मुझे लगा कहीं बीमार तो नहीं हो गए? अरे नहीं, बस काम में थोड़ा व्यस्त था, मैंने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। मैं उनकी आंखों में देख नहीं पा रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, आप अपनी पसंदीदा जगह बैठिए। वो अभी भी उतनी ही विनम्र थीं, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। अंदर बैठकर गाने सुनते हुए भी मुझे बार बार वही अफवाह याद आ रही थी। फिर एक रात, एक ऐसी स्थिति बनी जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सामान्य से काफी देर से वहां पहुंचा था और ग्राहक लगभग जा चुके थे। जब मैं उठने लगा, तो देखा कि रेस्टोरेंट में सिर्फ मैं और मालकिन बचे थे। मैं भुगतान करने काउंटर पर गया, तो उन्होंने कहा, 12 बजने वाले हैं। आज आप काफी देर से आए थे। हाँ, आज काम खत्म करने में देर हो गई, मैंने कहा। तभी मालकिन ने झिझकते हुए पूछा, अगर आपको ऐतराज न हो, तो क्या एक ड्रिंक साथ में लेंगे? कोई ग्राहक नहीं है, और अकेले बैठे बैठे बहुत सूनापन लग रहा है। एक पल के लिए मैं ठिठक गया। दोस्त की कही बात दिमाग में गूंज गई। क्या यह वही शुरुआत है? क्या वो मुझसे पैसों की उम्मीद कर रही हैं? लेकिन उनका चेहरा देखा, तो वो वाकई बहुत अकेली और उदास लग रही थीं। जी, ठीक है, मैंने आखिरकार हामी भर दी। मालकिन 2 गिलास और व्हिस्की की बोतल लेकर आईं, और हम कोने वाली मेज पर आमने सामने बैठ गए। बैकग्राउंड में धीमा संगीत चल रहा था, और माहौल बहुत शांत था। वाकई बहुत शांति है यहाँ, मैंने बात शुरू की। वो मुस्कुराईं। हफ्ते के दिनों में रात को ऐसा ही होता है। बस शनिवार रविवार थोड़ी भीड़ होती है। थोड़ी शराब पीने के बाद हमारी बातचीत सहज होने लगी। वैसे आपका शुभ नाम क्या है? मैंने धीरे से पूछा। सुनीता। और आपका? राजेश। अगर आपको बुरा न लगे, तो क्या मैं आपको राजेश जी कह सकती हूँ? और आप भी मुझे सुनीता कह सकते हैं। बिल्कुल, अब तो हम एक दूसरे का नाम जान गए हैं। तो सुनीता जी, आपका परिवार कहाँ है? तलाक हो चुका है। एक बेटा था जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन शादी के बाद वो अपनी दुनिया में मस्त हो गया। अब कम ही बात होती है। उनके चेहरे पर आए दुख को देखकर मैंने और कुरेदना ठीक नहीं समझा। मैंने भी बताया कि मेरी पत्नी नहीं रही और बेटी दूर है। नशा थोड़ा चढ़ा तो मेरे मन में दबा हुआ वह सवाल बाहर आने को मचलने लगा। सुनीता जी, एक बात पूछनी थी, अगर बुरा ना माने तो? जी, पूछिए ना, उन्होंने कहा। लोग कहते हैं कि क्या आप रात में कोई दूसरा काम भी करती हैं? यह सुनते ही सुनीता जी का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उनके हाथ कांपने लगे।
क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उनकी आवाज़ भर्रा गई। माफ़ कीजिएगा, बस बाहर ऐसी बातें सुनी थीं इसीलिए। मैं सकपका गया। सुनीता जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं कुछ बार बाहर गई हूँ। लेकिन राजेश जी, आप जो सोच रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब, पति का बिजनेस डूब गया था। उनका भारी कर्जा मेरे सिर पर आ गया था। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। तब एक सहेली ने बताया कि यह दुकान बिक रही है। मैंने और कर्जा लेकर इसे शुरू किया। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं है। कुछ पुराने ग्राहक जब जिद करते थे कि दूसरी जगह चलकर पार्टी करते हैं, तो मैं कुछ बार उनके साथ गई। सिर्फ शराब पीने और बात करने के लिए, ताकि वो अच्छे पैसे दे दें। लेकिन मैंने कभी अपना शरीर नहीं बेचा। कई लोगों ने बड़े पैसे ऑफर किए, बदतमीजी की कोशिश की, लेकिन मैंने हमेशा मना किया। मगर न जाने कब मेरे बारे में यह गंदी अफवाह फैल गई कि मैं धंधा करती हूँ। मैं सन्न रह गया और बस उन्हें देखता रहा। राजेश जी, आपको भी मैं वैसी ही औरत लगती हूँ ना? आप भी बाकी लोगों जैसे ही निकले। सुनीता जी रोते हुए अपनी कुर्सी से उठीं। अब आपको तसल्ली मिल गई? सब जान लिया आपने? अब दुकान बंद करनी है। कृपया आप जाइए। सुनीता जी, सुनिए तो। जाइए यहाँ से, जल्दी! वो चिल्लाईं। मेरे जैसी औरत से अब आप और क्या बात करेंगे? नहीं सुनीता जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मेहरबानी करके चले जाइए और फिर कभी यहाँ मत आइएगा। उस दिन के बाद कई रातों तक मुझे नींद नहीं आई। सुनीता जी के आखिरी शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, फिर कभी मत आइएगा। वो शब्द किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। कई दिन बीत गए, लेकिन सुनीता जी ने दुकान नहीं खोली। मैं वहां से गुजरता तो शटर गिरा मिलता। क्या वो बीमार हैं? क्या कुछ हो गया है? मुझे चिंता होने लगी। हफ्ता बीता, महीना बीता, लेकिन दुकान नहीं खुली। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उस बिल्डिंग के गार्ड से पूछा, भैया, ये रेस्टोरेंट वाली मैडम कहाँ रहती हैं? काफी दिन से दुकान बंद है। अरे वो तो यह जगह छोड़कर चली गईं। सुना है आलमबाग की तरफ किसी पुराने मकान में शिफ्ट हो गई हैं? गार्ड ने बताया। शिफ्ट हो गईं? हाँ, कुछ दिन पहले ही सामान ले जाते देखा था। मेरा दिल बैठ गया। क्या मेरी वजह से? बस उस एक सुराग के सहारे मैं पागलों की तरह आलमबाग की खाक छानने लगा। मुझे किसी भी तरह उन्हें ढूंढकर माफी मांगनी थी। मैं लोगों से हुलिया बताकर पूछता रहा। 60-62 की उम्र, सादी साड़ी पहनती हैं, बाल छोटे रखती हैं, हंसते हुए गाल पर गड्ढा पड़ता है। पूरा दिन भटकने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। जब मैं हार मानकर लौटने वाला था, सब्जी मंडी के पास मुझे एक परिचित आकृति दिखाई दी। हाथ में थैला लिए वो सुनीता जी ही थीं। सुनीता जी, मैंने आवाज दी। वो चौंक कर पलटी, लेकिन मुझे देखकर उनका चेहरा सख्त हो गया। राजेश जी, आप यहाँ कैसे? सुनीता जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे वो सवाल नहीं पूछना चाहिए था। मैं एक सांस में बोल गया। आपको मेरा पता कैसे मिला? गार्ड ने बताया कि आप इस तरफ आई हैं। तो आप मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए? हाँ, सिर्फ माफी मांगने के लिए। माफी की कोई जरूरत नहीं है। अब आप जाइए। वो मुड़ने लगीं। सुनीता जी, रुकिए। मैंने वो इसलिए नहीं पूछा था कि मुझे आप पर शक था, बल्कि वो अफवाह मुझे परेशान कर रही थी। मैं चाहता था कि वो झूठ हो, क्योंकि क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मेरी ये बात सुनकर उनकी आंखों में नमी आ गई। सच में? हाँ, कसम से। सुनीता जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं अब लोगों की नज़रों और तानों से दूर रहना चाहती थी, इसलिए दुकान बंद कर दी। राजेश जी, मैं थक गई हूँ। हर वक्त शक की निगाह से देखा जाना अब और बर्दाश्त नहीं होता। तभी अचानक उन्होंने अपनी कमर पकड़ ली। उनके चेहरे पर दर्द उभर आया। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? पता नहीं, शायद तनाव और भागदौड़ की वजह से कमर और शरीर टूट रहा है। मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। प्लीज़ मना मत कीजिएगा। मैंने आग्रह किया। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन मेरे जोर देने पर मान गईं। उस दिन मैंने उन्हें डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ लेकर दीं। उसके बाद मैं अक्सर उनके घर के बाहर जाने लगा। कभी सब्जी लाकर देता, कभी फल। धीरे धीरे वो भी खुलने लगी। राजेश जी, आप इतना करते हैं, मुझे शर्मिंदगी होती है। अरे नहीं, मैं भी तो खाली ही रहता हूँ। एक बार वो तेज बुखार में थीं। मैंने उनके लिए खिचड़ी बनाई और दवाई दी। इतना ख्याल तो मेरा कभी किसी ने नहीं रखा, वो भावुक होकर बोली।
एक दिन मैंने उनके घर की खराब ट्यूबलाइट बदली। चाय पीते हुए उन्होंने पूछा, राजेश जी, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस, मैं नहीं चाहता कि आप अकेले सारा बोझ उठाएं। जो भी दुख है, उसे थोड़ा बांटना चाहता हूं। उनकी आंखों में आंसू थे। शुक्रिया राजेश जी। इस उम्र में कोई इतना साथ देगा? सोचा नहीं था। समय के साथ हमारा रिश्ता गहरा होता गया। साथ में टहलना, चाय पीना और ढेर सारी बातें करना अब मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया था। गोमती नदी के किनारे एक शाम टहलते हुए मैंने हिम्मत जुटाई। सुनीता जी, मुझे लगा था पत्नी के जाने के बाद मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन आपको पाकर मुझे जीने की नई वजह मिल गई है। क्या आप बची हुई जिंदगी मेरे साथ चलेंगी? मैंने अपनी जेब से एक छोटी अंगूठी, जो मैंने पैसे जोड़कर खरीदी थी, निकाली। सुनीता जी रो पड़ी। मेरे जैसी बदनाम औरत के साथ? आप मेरे लिए सबसे पवित्र हैं। दुनिया क्या कहती है, मुझे परवाह नहीं। हम बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। दिल्ली से मेरी बेटी अचानक आ धमकी। किसी रिश्तेदार ने उसे खबर कर दी थी। पापा, मैंने क्या सुना है? आप उस कैफे वाली औरत के साथ रह रहे हैं? बेटी ने घर घुसते ही चिल्लाना शुरू किया। हाँ, मैं और सुनीता एक दूसरे को पसंद करते हैं। पापा, आपको शर्म नहीं आती? लोग क्या कहेंगे? माँ को मरे अभी कितना वक्त हुआ है? और वो औरत, मैंने सुना है उसका चरित्र ठीक नहीं है। चुप रहो, बिना जाने किसी के बारे में मत बोलो। सुनीता बहुत अच्छी इंसान है, मैंने डांटा। अगर आपने उस औरत से रिश्ता रखा, तो समझ लीजिए मेरा और आपका रिश्ता खत्म। बेटी ने साफ कह दिया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तुम मेरी बेटी रहोगी, यह सच नहीं बदलेगा। लेकिन यह मेरी जिंदगी है, और सुनीता अब मेरा आखिरी सहारा है। बेटी रोते हुए चली गई, और फिर उसने फोन नहीं किया। मैंने सुनीता जी को यह बताया तो उन्होंने कहा, राजेश जी, मेरी वजह से आप अपनी बेटी को मत खोइए। नहीं, ये मेरा फैसला है। लेकिन मोहल्ले में हमारा जीना दूभर हो गया। लोग आते जाते ताने मारते, बुढ़ा सठिया गया है, उस औरत के जाल में फंस गया, पैसे ऐंठ कर भाग जाएगी। ये सब सुनकर बहुत दुख होता था। एक दिन सुनीता जी ने कहा, राजेश जी, चलिए यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश की तरफ, जहाँ गंगा हो और शांति हो। मैंने तुरंत हामी भर दी। चलो, नई शुरुआत करते हैं। हमने लखनऊ छोड़ दिया और ऋषिकेश के पास एक छोटे से कस्बे में किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया। वहां हमें कोई नहीं जानता था। सुबह हम गंगा किनारे टहलते, दोपहर में घर के छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाते और शाम को साथ बैठकर पुराने गाने गाते। राजेश जी, इतनी शांति मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली, सुनीता जी ने एक दिन कहा। मुझे भी। लोगों की परवाह न करके हमने सही किया। वहां के लोग भी अच्छे थे, हमें एक बुजुर्ग दंपत्ति समझकर सम्मान देते थे। आज मैं सोचता हूं, अगर मैंने उन अफवाहों पर यकीन कर लिया होता और सुनीता जी को छोड़ दिया होता, तो आज मैं उसी अंधेरे कमरे में अकेला मैगी खा रहा होता। लेकिन आज, जब मैं सुबह उठता हूं, तो सुनीता जी की मुस्कान मेरा स्वागत करती है। लोगों की बातें तो हवा का झोंका है, आई और गई। सच यह है कि एक दूसरे का साथ और विश्वास ही सब कुछ है। हम गंगा के किनारे बैठे डूबते सूरज को देख रहे हैं, और यह पल ही मेरे लिए असली स्वर्ग है। आप सब जो यह कहानी सुन रहे हैं, मैं बस इतना कहूंगा, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, और किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा करके अपने सुख को मत त्यागो। कभी कभी दिल की सुनकर फैसला लेना पड़ता है, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए। अगर नीयत साफ हो, आरीवार पंजा तारी और मी किसी उम्र समझता करते हैं, तो देर से ही सही सुकून मिल ही जाता है। शुक्रिया।